हिज था। उसका बेटा प्रीतम उसके काम में मदद किया करता था। प्रीतम बांस के बास्केट्स भी बनाता, उन्हें रंग भी लगाता और बाजार में जाकर उन बास्केट्स को बेचा भी करता था। गांव के सभी लोग प्रीतम के जैसा होनहार बेटा चाहते थे। उन्हीं में से एक श्रीधर भी था। श्रीधर का बेटा राज 20 साल का हो चुका था और अब तक उसने कमाना शुरू नहीं किया था। अरे कमबख्त, खा खा के इतना बड़ा हो गया है, कुछ काम क्यों नहीं करता? देख उस प्रीतम को, 2 साल से अपने पिता का पूरा काम संभाल लिया है उसने और अब अपने पिता से भी ज्यादा कमाता है। और एक तू है निकम्मा। पापा, मुझे आपकी तरह टेलरिंग नहीं करनी, मैं कुछ बड़ा करूंगा। और वो प्रीतम भी कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, बास्केट ही बना रहा है, समझे? वो कुछ भी कर रहा है, कम से कम कमा रहा है। तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा। हाँ, मैं भी कमाऊंगा और जल्दी ही। श्रीधर हर वक्त राज को ताने सुनाया करता था और राज उस लायक भी था। ऐसा नहीं था कि उसे काम नहीं मिल रहा था, पर वो हर काम को छोटा समझता था। अरे मंटू, चल क्रिकेट खेलते हैं। नहीं यार, मैं जा रहा हूँ काम पर। तूने कौन सा काम शुरू कर दिया? अभी पिछले हफ्ते ही बगल वाले गांव में एक कैटरर्स है, उनको लड़कों की तलाश है, पगार भी अच्छी है। तू कहे तो तेरी भी बात कर लूं। नहीं, मैं कैटरिंग वैटरिंग का काम नहीं करूंगा, तू जा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मोंटू चला गया और उसके बाद राज ने देखा कि प्रीतम भी अपनी हाथ गाड़ी पर ढेर सारे बास्केट्स लाद कर बाजार की ओर निकल पड़ा। जब देखो पापा इसका नाम ले लेकर मेरा दिमाग खराब करते हैं। मैं इसकी तरह धूप में बाजार में खड़े थोड़ी रह सकता हूँ, लेकिन इसका कुछ करना होगा। आज इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। राज ने प्रीतम का पीछा किया। प्रीतम बाजार गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हुए और उसके रंग बिरंगे बास्केट्स खरीदने लगे। कुछ ही घंटों में प्रीतम ने सारे बास्केट्स बेच दिए और वापस घर की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में राज ने प्रीतम को आवाज लगाई। अरे प्रीतम! प्रीतम रुक गया। तू यहाँ? अरे वो पापा के कुछ कपड़े देने आया था। अच्छा है। तेरे तो सारे बास्केट्स बिक गए। हाँ, बास्केट्स बनते ही इतने अच्छे हैं, वो तो है। राज ने प्रीतम को अपनी बातों में उलझाए रखा और धीरे से उसके पैसे की पेटी से सारे पैसे चुरा लिए। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। ठीक है दोस्त। राज सारे पैसे चुराकर गायब हो गया। जब प्रीतम घर पहुंचा तो पैसों की पेटी खाली थी। मैंने सारे पैसे इसी में तो रखे थे। क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, मैंने इसी में पैसे रखे थे, अब पैसे मिल नहीं रहे। प्रीतम के बहुत ढूंढने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिले। लगता है गिर गए, जाने दो, छोड़ो। प्रीतम दुखी था कि उसकी मेहनत की कमाई गायब हो गई। उस दिन बाप बेटे ने मिलकर वापस नए रंग बिरंगे बास्केट्स बनाए। अगले दिन भी प्रीतम ने बाजार में बास्केट्स बेचकर पैसे कमाए। इस बार उसने सारे पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लिए। रास्ते में उसे वापस राज मिला। राज ने पहले ही देख लिया था कि प्रीतम ने पैसे जेब में रखे थे। राज हाथ की सफाई में माहिर था। उसने प्रीतम का ध्यान भटकाया और झट से सारे पैसे निकाल लिए और फिर वहां से चला गया। प्रीतम घर पहुंचा और अब वो पैसे जेब में ढूंढने लगा। पापा, पैसे फिर से गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देख, वहीं कहीं होगा। प्रीतम ने सब जगह ढूंढा पर उसे पैसे नहीं मिले। वो परेशान हो गया और आज मनोहर भी परेशान हो गया। रास्ते में तुझे कोई मिला था? हाँ, राज मिला था, वो कल भी मिला था। ठीक है।
पर मनोहर ने आज भी पैसे गुम होने की बात नजरअंदाज की। अगली सुबह मनोहर घर के बाहर बैठा था, तभी उसने राज को देखा। राज बेटा, यहाँ आओ। हाँ काका, बोलिए। पता नहीं कैसे पर 2 दिनों से प्रीतम जो भी पैसे कमा रहा है वो कहीं खो जाता है। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? अब कैसे बताऊं काका? बात क्या है? तू बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? काका, मैंने प्रीतम को जुए की दुकान पर देखा था। अब वो किसके पैसों से जुआ खेलता है वो मुझे नहीं पता। हे राम, मेरा प्रीतम जुए में पैसे हार रहा है। अब इसके बारे में तो आप ही उससे पूछिए। राज ने मनोहर को झूठ बोला कि प्रीतम जुआ खेलता है। प्रीतम रोज की तरह बाजार में रंग बिरंगे बास्केट्स बेच आया और उसने सारे पैसे अपनी पैंट की जेब में रख दी और फिर से उसके पैसे चुरा लिए। अब जब प्रीतम घर पहुंचा, आज के पैसे दे। प्रीतम ने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। क्या हुआ, आज भी पैसे नहीं है? तू ये रोज रोज पैसे खो जाने का बहाना क्यों करता है? पापा, मैं क्यों बहाना करूंगा? क्योंकि तुझे जुआ खेलने की बुरी लत लग गई है। नहीं पापा, मैं जुआ नहीं खेलता। यहाँ घर में पैसों की तंगी है, बाप अपाहिज है और तुझे जुआ खेलना है। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो ऊपर वाला मुझे बेटा देता ही नहीं। मनोहर जोर जोर से प्रीतम को डांट रहा था और आसपास के लोग जमा होकर ये सब सुन रहे थे। जल्दी ही गांव में प्रीतम के जुआ खेलने की बात फैल गई और जो लोग प्रीतम को आदर्श बेटा मानते थे, अब उनकी नजर में प्रीतम गिर गया। प्रीतम अकेले बास्केट्स बना रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? रोज मेरे पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? तभी प्रीतम को याद आया कि जब उसके पैसे गायब हो रहे थे तब से रोज उससे राज मिल रहा था। हो ना हो, ये राज का ही काम है। उसी ने मेरे पैसे चुराए हैं और मेरे पापा को झूठ भी बोला है। मुझे इस राज का कुछ तो करना होगा। अगले दिन प्रीतम ने बाजार से कुछ नकली नोट खरीद लिए। फिर रोज की तरह उसने बास्केट्स बेचे और सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। पर जब प्रीतम ने राज को देखा तो उसने वो सारे पैसे पेटी में डाल दिए और अपनी जेब में नकली नोट रख लिए। राज ने जेब में रखे हुए सारे पैसे चुरा लिए और वो सारे पैसे लेकर राज जुआ खेलने चला गया। पर उन लोगों को पता चल गया कि राज के पैसे नकली हैं और वो लोग राज को बुरी तरह पीटने लगे। जुए वाले लोग राज को पीटते पीटते गांव ले आए। अभी के अभी हमारे पैसे दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नकली पैसे देकर जुआ खेलता है, हमें धोखा देगा। इतने दिनों से तू हमारे अड्डे पर जुआ खेल रहा था, तब तेरे पास असली पैसे कैसे आए? वो पैसे मैंने चुराए थे। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। उन गुंडों ने राज को और पीटा और फिर वहां से चले गए। सारे गांव को पता चल गया कि राज जुआ खेलता था। तभी प्रीतम अपने पापा को लेकर वहां आया। देखो पापा, इसी ने मेरे पैसे चुराए थे। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, पर ये रोज मेरे पैसे चुराकर जुआ खेलता था। मुझे माफ कर दे बेटा, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैंने इसकी बातों में आकर तुझ पर शक किया। चोर कहीं का, लानत है तुझ पर। गांव वाले भी राज को खरी खोटी सुनाकर वहां से चले गए। राज को अपने बुरे कर्मों का फल मिला। वो भोले भाले प्रीतम को बदनाम करना चाहता था, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिर राज ही गांव वालों के सामने बदनाम हो गया। प्रीतम पहले की तरह मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसने दुकान खोल ली और फिर वो दिन ब दिन तरक्की करने लगा। वहीं राज बस प्रीतम की उन्नति देखकर जल भुन रहा था। और वो कर भी क्या सकता है, मेहनत करना उसके बस की बात नहीं। जिंदगी में ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो दूसरों की तरक्की में रोड़ा बनते हैं, पर चाहे वो कुछ भी कर ले, मेहनत करने वाले को सफलता
करने वाले को सफलता हमेशा मिलती है। चंदनपुर गांव में ऐसे कई किसान थे जिनके खेतों में कुआं नहीं था और वो पानी के लिए दूसरे किसानों को पैसे दिया करते थे। उन्हीं में से एक था आनंद। ये ले भाई जगदीश, तेरे इस महीने के पैसे। जगदीश पैसे गिन ही रहा था कि उसने बोला, अरे भाई, तू कब तक यूं पैसे देकर पानी खरीदता रहेगा? क्या करूं भाई, मेरे पास अपना खुद का कुआं कहाँ है और कुआं खुदवाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो तू मेरा कुआं खरीद लेना। वैसे भी मेरा कुआं तेरे खेतों के नजदीक है और मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता। तू सच में अपना कुआं बेचना चाहता है? हाँ, अगर तुझे खरीदना है तो मुझे 10,000 दे दे और ये कुआं तेरा। 10,000? अब इतने तो बनते ही है ना, तू देख ले। अगर तुझे खरीदना है तो बोल दे, वरना मैं किसी और ग्राहक को ढूंढ लेता हूं। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं 1-2 दिन में तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है आनंद। आनंद घर गया और उसने कुआं खरीदने की बात अपनी पत्नी सरिता को बताई। सोच रहा हूं हमारी दोनों बकरियों को बेचकर आनंद को पैसे दे दूं कुएं के लिए। बकरियों को बेचने से अच्छा आप मेरी अंगूठी गिरवी रख दीजिए। अरे नहीं सरिता, ये तेरी माँ की है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? अरे सोना ऐसे वक्त के लिए ही तो बनाते हैं ना, और मैं बेचने को थोड़ी कह रही हूँ। आप गिरवी रख दीजिए, जब पैसे आएंगे तो हम छुड़वा लेंगे। ठीक है। सरिता ने आनंद को अंगूठी दे दी। वो अंगूठी गिरवी रखकर आनंद ने जगदीश को पैसे दे दिए। ठीक है भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। धन्यवाद भाई। उस दिन आनंद ने खुशी खुशी खेतों में काम किया और शाम में जब वो घर पहुंचा तो उसकी साली नीलिमा घर आई हुई थी। जीजा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। और तू बता, तू कैसी है नीलिमा? बहुत अच्छी हूँ। जब से दीदी घर से गई हैं, तब से पूरे घर में मेरा ही राज है। क्या बोली तू? कुछ नहीं दीदी, यूं ही मजाक कर रही थी। आई बड़ी मजाक करने वाली। अरे मैं तो भूल ही गई थी। आपका काम हुआ? हाँ, हो गया। आज से वो कुआं हमारा हुआ। अब मैं जितना चाहूं उतना पानी कुएं से निकाल सकता हूँ। अरे वाह जीजा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो दीदी को बोलो समोसे बनाने। हाँ, सरिता बना दो ना समोसे। ठीक है, बनाती हूँ। सरिता भी बहुत खुश थी। उसने सबके लिए समोसे बनाए और सबने खुशी खुशी समोसे खाए। अगले दिन आनंद कुएं से पानी लेने गया। हे, रुक जाओ। क्या हुआ भाई? पानी के पैसे दो। किस बात के पैसे? ये कुआं तो मेरा है ना। मैंने कल ही तुमसे ये कुआं खरीदा था। तुमने मुझसे कुआं खरीदा था पर अंदर का पानी नहीं। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पैसे दो। क्या? पर ये तो सरासर धोखा है। अच्छा, अब पंचायत ही तुम्हारा फैसला करेगी। चलो पंचायत। आनंद और जगदीश दोनों मुखिया जी के पास आए और दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। आनंद की पत्नी और उसकी साली भी वहां पहुंच चुकी थी। कुआं मैंने आनंद को जरूर बेचा है, पर उसके अंदर का पानी अब भी मेरा है। अगर उसे पानी चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। ये तो धोखा है मुखिया जी। ये गलत बात है जगदीश। तुम आनंद को धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा नहीं है, व्यापार है, व्यापार। मुखिया जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गांव वाले भी परेशान थे। तभी आनंद की साली नीलिमा सामने आई। जगदीश भैया, आपके बोलने के हिसाब से कुआं आनंद जीजू का है और पानी आपका, बराबर? हाँ, बराबर। तो जगदीश भैया, तो आप अपना सारा पानी कुएं में से ले लीजिए, क्योंकि कुआं तो आनंद जीजू का है ना। क्या? और अगर आप पानी आनंद जीजू के कुएं में ही रखते हैं तो आपको उन्हें किराया देना होगा हर महीने। नीलिमा की चतुराई सुनकर जगदीश के साथ साथ सारे गांव वाले अचंभे थे। जगदीश समझ गया था
कि वो फंस चुका है और उसने हार मान ली। ना मुझे वो कुआं चाहिए और ना उसका पानी, वो दोनों तुम ही रखो आनंद। इतना बोलकर जगदीश तमतमाता हुआ वहां से चला गया। वाह चुटकी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धन्यवाद काका। आनंद और सरिता ने भी नीलिमा का धन्यवाद किया और उस दिन से आनंद को कुआं और पानी दोनों मिल गए। इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जगदीश आनंद के घर कुछ लोगों के साथ आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। आज मैं यहाँ एक शुभ कार्य के लिए आया हूँ। कैसा शुभ कार्य? ये मेरे साथ जो है वो है पंडित त्यागी जी। ये हमारे राज्य के मशहूर विद्वान हैं। बहुत कीर्ति है इनकी। बड़ा घर, जमीन, जायदाद और भी बहुत कुछ है। ये सब तो ठीक है, पर इन्हें हमसे क्या काम है? ये अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। शर्त ये है कि बहू बहुत ही बुद्धिमान हो, और मुझे लगा तेरी साली इनकी बहू बनने के योग्य है। रिश्ते की बात सुनकर आनंद और सरिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर नीलिमा समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। भला कोई अपनी बेइज्जती के बाद मेरे लिए रिश्ता ला सकता है क्या? ये जरूर मुझसे बदला ले रहा है। खैर, मैं भी नीलिमा हूँ, देख लूंगी। अरे आइए आइए, बैठिए। सरिता, थोड़ा जलपान का इंतजाम करो। सरिता ने मेहमानों को चाय वगैरह दिया और फिर बातचीत शुरू हुई। वैसे तो हमने कई लड़कियां देखी हैं, पर एक भी लड़की इतनी बुद्धिमान नहीं मिली कि जो हमारे बेटे के साथ विवाह के योग्य हो। पर जगदीश ने तुम्हारी साली की बहुत प्रशंसा की है, इसलिए हम यहाँ चले आए। बहुत अच्छी बात है। हम लड़की से बात करना चाहते हैं। नीलिमा सामने आकर बैठ गई। बेटी, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो हमारे 100 सरल प्रश्नों का उत्तर दो, या तो हमारे एक कठिन प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हें जो विकल्प पसंद है बता दो। नीलिमा ने थोड़ा सोचा। आप हमसे कठिन प्रश्न पूछिए। नीलिमा का जवाब सुनकर आनंद और सरिता थोड़े घबरा गए। वहीं जगदीश मन ही मन खुश हुआ। अब आएगा मजा। आज सबके सामने इस लड़की का भी मजाक उड़ेगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। अब तुम्हें हमारे केवल एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी। तो हमारा प्रश्न ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? प्रश्न सुनकर सरिता ने माथा पकड़ लिया। आनंद भी उलझन में था, क्योंकि ये गुत्थी तो अब तक सुलझी ही नहीं थी। शायद ही कोई होगा जिसे पता होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। पर न जाने क्यों नीलिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, मुर्गी पहले आई। अच्छा, वो कैसे भला? आपने कहा था कि हमें बस एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये तो आपका दूसरा प्रश्न हुआ ना ससुर जी। पंडित त्यागी काफी देर तक हंसते रहे। तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो बेटी। मुझे तुम्हारी जैसी ही बुद्धिमान बहू चाहिए थी। तुम मेरे बेटे के लिए सर्वोत्तम संगिनी हो। आनंद जी, तो ये रिश्ता तय रहा। आपकी साली मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर सरिता और आनंद बहुत खुश हुए। अरे सरिता, सबका मुंह मीठा करवाओ। सरिता ने सबको मिठाई खिलाई और नीलिमा मिठाई जगदीश के पास ले गई। लीजिए जगदीश भैया, आपके मंसूबों पर तो पानी फिर गया। कम से कम मिठाई खाकर ही अपना मन बहला लीजिए। जगदीश ने जबरदस्ती मिठाई उठाई और न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए मिठाई खाई। जगदीश जल भुन रहा था। उसके बदले का सपना सपना ही रह गया। कुछ महीनों बाद नीलिमा की शादी पंडित त्यागी के बेटे से हो गई और अब वो अपने बड़े से घर में रानी की तरह रहती थी। अब जब जगदीश उसे देखता था तो वो खुद को कोसता था, पर अब उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो नीलिमा से